रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को नमस्कार। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पत्र में वर्दी में विकास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आज हम विकास के आयाम और विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। विकास के आयाम, यहाँ पर आयाम पढ़ेंगे पहले। तो आज की वीडियो मैंने विकास के सिद्धांत और आयाम पर बनाई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को शेयर करना। यहाँ आयाम का मतलब अधिकतम विस्तार है, अधिकतम सीमा है। तो विकास की अधिकतम सीमा कहाँ तक है, उस अधिकतम सीमा के भीतर भीतर कौन से पहलू आते हैं। उसमें पहला पहलू है शारीरिक विकास। यानी शारीरिक विकास किसी भी बालक का बाहरी परिवर्तन होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि जो जीनें हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यहाँ पर एक बात तसल्ली से समझ लो कि जो परिवर्तन बालक में बाहर से आसानी से दिखाई देते हों वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में 2 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 12 महीने का होता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल का होता है, तो उसकी ऊंचाई में वृद्धि होती रहती है, ऊंचाई में बढ़ोतरी होती रहती है। ऐसी वृद्धि शारीरिक विकास के अंतर्गत शामिल होती है। अब मानसिक विकास, मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। मानसिक विकास का अर्थ है बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं या क्षमताओं का विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करता है। यहाँ मुख्य बात यही है कि समस्याओं को सुलझाने में बालक के सामने जब समस्या आती है उसको सुलझाने के लिए वो अपनी मानसिक शक्तियों का कितना उपयोग करता है उतना ही बालक का मानसिक विकास हो पाता है। एक 10 वर्ष का बालक है, वो क्रिकेट खेलना आसानी से सीख जाता है। वही अपनी मानसिक योग्यता को, अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग एक 15 साल का बालक भी नहीं कर पाता और वो क्रिकेट खेलना नहीं सीख पाता है। एक गणितीय पहेली है, उसको 15 साल का बच्चा नहीं सुलझा पाता, वहीं पर 8 साल का बच्चा सुलझा देता है। तो 8 साल बालक ने अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग अधिक किया है, अतः उसका मानसिक विकास अधिक हुआ है। इसीलिए इसे संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास इसलिए कहते हैं कि जब ज्यों बालक का मानसिक विकास होता जाता है, बालक में अवधारणाएं स्पष्ट होती जाती हैं और बालक को अवबोध प्राप्त होता है, बालक को ज्ञान प्राप्त होता है और वो सारी प्रक्रियाएं मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि बालक अपनी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं का विकास भली भांति करता जाता है, बढ़ाता जाता है। क्योंकि हम पहले बच्चे को संख्या का ज्ञान कराने से पहले उसके साथ साथ में हम उसकी तर्क शक्ति का भी विकास करते जाते हैं। जब हम 1, 2, 3 सिखाते हैं तो हम उसको बार बार एक पेंसिल, एक पेन, एक कॉपी, इस तरह की चीज़ें दिखाते जाएंगे और उसको संकेत के रूप में 1 लिखते जाएंगे। जब बालक को 2 सिखाना है तो हम बच्चे को 2 पत्तियाँ, 2 रबड़, 2 पेंसिल, 2 पेन दिखाते हैं और हम उन्हें संकेत के रूप में हम उसे 2 लिखना सिखाते हैं। अतः उसको 2 का संज्ञानात्मक विकास आसानी से प्राप्त हो जाता है। जब बालक के सामने गणितीय समस्याएं आती हैं तो उनको सुलझाने में अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करता है और उसका मानसिक विकास होता जाता है। तीसरा विकास है सांवेगिक विकास। संवेग को भाव भी कहा जाता है। संवेग का अर्थ ऐसी अवस्था से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। जब बालक शांत बैठता है
तब भी वो संवेग का उपयोग करता है। जब बच्चा खुश होता है तब भी संवेग का उपयोग करता है। जब बच्चा रोता है तब भी संवेग का उपयोग करता है। और जब बच्चा क्रोध में होता है तब भी। बालक भूख के मारे जब रोना शुरू करता है तो उसमें रोने का संवेग है वो उत्पन्न होता है। और जब उसको खुशी देने वाली कोई चीज़ दिखाई देती है तो उसमें खुशी का संवेग बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों बालक समाज में, परिवार में, वातावरण में अपने शरीर के अंगों का उपयोग करता है, अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है, अपनी सामाजिक अक्षमताओं का उपयोग करता है, त्यों त्यों उसके अंदर वो संवेग बढ़ते जाते हैं और कुछ संवेग घटते जाते हैं। तो जब बालक छोटा होता है तो उसमें घृणा का भाव कम होता है। जो जो समाज में जब वो अपनी दिनचर्या जीता है तो उसमें बहुत सी वस्तुओं के प्रति घृणा का भाव समाज पैदा करता है और वो खुद भी घृणा का भाव ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो संवेगों की बढ़ोतरी होती है, यानी बालक में सामाजिक विकास होता है। जब बच्चा साल का 2 साल का होता है तो उसमें आश्चर्य का भाव कम होता है। ज्यों ज्यों दुनिया के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, तब उसमें बहुत सी अद्भुत वस्तुओं को देख करके उसमें आश्चर्य के समय का भाव भी बढ़ता जाता है। साथियों, जीवन में समय के भाव को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए इस संवेग के भाव को दिमाग में बिठाना ज़रूरी है। अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर सलाह दें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। फिर है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ किसी व्यक्ति या बालक के कार्य करने की शक्ति, अक्षमताओं और योग्यताओं के विकास से है। कहने का मतलब बालक शांत भाव से देखता है, उसके प्रति आश्चर्य व्यक्त करता है, तो उस खुशी व्यक्त करता है, तो उसका सामूहिक विकास होता है। लेकिन जब तथ्यों के साथ, वस्तुओं के साथ में, समाज के साथ में, इस वातावरण के साथ में जब बालक क्रिया करता है, अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमताओं का, योग्यताओं का उपयोग करता है, तब क्रियात्मक विकास होता है बालक का। जब बालक खेत में जाता है काम करने के लिए तो देखता है पहले, और धीरे धीरे माता पिता जैसे करते हैं वैसे वैसे वो करने की कोशिश करता है, और वो भी उन योग्यताओं को अर्जित कर लेता है, और हो सकता है अपने पिता से बेहतर खेती कर सके। जब बच्चा खेल के मैदान में जाता है तो वहाँ भी अपनी मानसिक अक्षमताओं का, शक्तियों का और योग्यताओं का विकास करता है। जब वो खुद खेलने जाता है तब क्रियात्मक विकास होता है। कहने का मतलब स्कूल में भी जब बच्चा जाता है तो जब वो होमवर्क करता है, वस्तुओं के साथ में खेलता है, टेस्ट देता है, परीक्षा देता है, तब उसकी क्रियात्मक शक्तियों का विकास होता है। कहने का मतलब जब वो खुद चलता है, खुद बैठता है और इन अक्षमताओं में जब विकास करता है, धीरे धीरे वो दौड़ना भी सीखता है, तो ये उसकी क्रियात्मक शक्तियों का विकास होता है। क्रियात्मक शक्तियाँ, अक्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है कि ऐसी सारी गतिविधियाँ जिनके संपन्न करने के लिए मानसिक एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना और बैठना। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी अपने शरीर से गतिविधि करेगा उसमें अपने वो मानसिक एवं तंत्रिकाओं का ज़रूर उपयोग करेगा, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हम सोचते हैं और उसी अनुसार अपनी तंत्रिकाओं की गतिविधियों का संचालन करते हैं। ये सारी क्रियाएँ क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। फिर है भाषाई विकास। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास माना जाता है।
लैंग्वेज यानी भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भाव विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषा विकास के अंतर्गत बोलकर संकेत के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। यहाँ पहली बात यह है कि भाषा के विकास को दो प्रकार का विकास माना जाता है, संज्ञानात्मक और भावनात्मक। क्योंकि जो जो भाषा का विकास होता है उसमें संज्ञानात्मक अवधारणाओं का स्पष्टीकरण बढ़ता जाता है और उसके भावों में भी वृद्धि हो जाती है, उसके संवेगों में भी वृद्धि होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरू में जब 1.5-2 साल का होता है, माँ पा दा का जब उच्चारण करना सीखता है और उसके बाद में अपनी मातृभाषा को सीखता है तो अपने मन के जो भाव हैं वो उन्हें इशारों में भी स्पष्ट करता है और बोलकर भी अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, ताकि उसके माता पिता, उसका परिवार उसके भावों को समझ सके। और घर वालों के भावों को भी बच्चा जब आसानी से समझने लगता है तो उसका भाषाई विकास होता रहता है। ज़रूरी नहीं बालक बोलकर ही अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करे, संकेतों के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रकट करता है, वो भी भाषा के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये विकास पूरे विश्व में एक समान होता है। बालक जब जन्म लेता है तो अपनी मातृभाषा को बहुत जल्दी आसानी से अर्जित कर लेता है। हो सकता है आज मुझे कन्नड़ भाषा सीखने के लिए 45 साल की उम्र में कहा जाए तो मुझे 2 साल 3 साल लगे। हो सकता है मैं उसको सीख भी पाऊँ या मैं मेरी मानसिक अक्षमताओं का उपयोग करके मैं सीख भी लूँ, लेकिन जितनी आसानी से जब बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है उतना आसान नहीं है किसी नई भाषा को सीखना। लेकिन बालक सीख ज़रूर लेता है भाषा का विकास। सामाजिक विकास, समाज के अंतर्गत रहकर भी विंड पावर लोगों को सीखना ही सामाजिक विकास का अर्थ है। समाज के अंतर्गत बालक चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास, भाईचारा इत्यादि विकास को सीखता है। ये बहुत ही सामान्य पहलू है जो हम सब जानते भी हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि बालक के चरित्र निर्माण में उसके वातावरण का बहुत ज़्यादा असर होता है। अतः उसके सामने हम जब अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सांस्कृतिक गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में, समुदाय की गतिविधियों में भाग लेने के लिए पुनर्बल देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो उस बालक के चरित्र का निर्माण उत्तम कोटि का यानी उच्च दर्जे का होता है। अब मैं आपको बताऊं कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत, और ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। रीट की परीक्षा में प्रश्न अमूमन पूछ लिया जाता है, तो ये मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, आपके ज़रूर काम आएगी। हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैरिसन ने कहा भी है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, यहाँ पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर ध्यान देना कि जब शैशव अवस्था से बाल्यावस्था में और फिर किशोरावस्था में जब जाता है तब उसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं। तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं और अध्ययनों ने साबित कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही होते हैं। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब शैशव अवस्था की विशेषताएं हैं और वो विशेष जो लक्षण हैं वो निश्चित सिद्धांत कहलाते हैं। वो पूरे संसार में एक जैसे हैं, यानी वो जो परिवर्तन होता है संसार में कहीं भी चले जाओ, बच्चा सीधा चलना नहीं सीखता,
पहले अपने धड़ का प्रयोग करता है, फिर अपने पाँव, फिर बैठना सीखता है, करवट लेना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर किसी वस्तु का सहारा लेकर के खड़ा होना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है और फिर दौड़ना सीखता है। ये निश्चित सिद्धांत है और ये परिवर्तन का निश्चित सिद्धांत विकास का सिद्धांत कहा जाता है। अब वो कौन से सिद्धांत हैं, उसमें पहला सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत है। निरंतर का मतलब समझ गए होंगे आप, जो कभी रुके नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से, अब ये जो अविराम शब्द है इससे आप समझ गए होंगे कि निरंतर विकास का सिद्धांत क्यों कहा जाता है। इसको अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। ये गति कभी तेज़ तो कभी धीमी होती है। जैसे प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है और उसके बाद धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार से शरीर के कुछ भागों का विकास तेज़ गति से और कुछ का विकास धीमी गति से होता है, पर विकास की प्रक्रिया चलती अवश्य रहती है। हो सकता है बालक खेलने में बहुत तेज़ हो और उसका पढ़ाई में दिमाग कम लगता हो, लेकिन खेलने में जो उसने जो विकास किया है वो निरंतर चलता रहेगा। और शरीर के कुछ ऐसे भाग भी हैं जो निरंतर विकास की ओर अग्रसर होते रहते हैं। यानी बच्चे की जो लंबाई है वो एक बार बढ़ती है तो फिर बढ़ती ही जाती है, और एक बार बालक बौना रह गया तो फिर वो उसकी लंबाई में वृद्धि ज़रूर होती है, लेकिन फिर वो बौना ही रहता है, लेकिन रुकती नहीं है वृद्धि। वो 20 साल तक उसकी वृद्धि होती रहती है। वहाँ ज़रूर रुक जाती है, लेकिन और अन्य कुछ पहलू विकास के अंतर्गत केवल शारीरिक ही नहीं, सामाजिक और सामूहिक विकास भी आते हैं, भाषाई विकास भी आता है। तो विकास दिन दिन बढ़ता जाता है। यहाँ कुछ बिंदु ऐसे आते हैं जो आपकी अवधारणाओं को स्पष्ट ज़रूर करेंगे। बालक का सामाजिक विकास है वो निरंतर होता रहता है। 80 साल का होगा तो भी वो समाज से कुछ ना कुछ सीखता रहेगा और उसका विकास चलता रहता है। ये ज़रूर है, उसकी जो दर है, जो उसकी स्पीड है, जो विकास की जो गति है वो तेज़ हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है। ये इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना। हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। मैं इसको पहले इसका अर्थ बता दूं कि विकास प्रक्रिया जब निरंतर होती रहती हैं तो वो ये साबित करती हैं कि उसमें परिवर्तन आकस्मिक नहीं होते हैं। यहाँ मैं इस परिभाषा को स्किनर से ही जोड़ के मैं आपको बताऊं कि जब परिभाषाएं एक जैसी परिभाषाएं आती हैं, एक परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, तब मैं आपको याद रखने के लिए जोड़ तोड़ करके जुगाड़ करके आपको थोड़ा सा दिमाग में डाल देता हूं कि यहाँ स्किनर में स्किन शब्द आता है यानी त्वचा। तो त्वचा के रंग में चाहे कितनी भी आप फेयर एंड लवली लगा लो, उसके रंग में परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। इसी तरह से जो विकास की प्रक्रिया वो निरंतर चलती ज़रूर रहती है, लेकिन उसमें अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता। यह नहीं है कि आपने फेयर एंड लवली लगा ली तो 2 साल में 3 साल में गोरे हो जाओगे। ये फेयर एंड लवली का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये परिभाषा स्किनर ने प्रतिपादित की है, और स्किन का मतलब त्वचा। तो आप इसे जोड़ के देखोगे तो याद रह जाएगी। बाकी और कोई तथ्य नहीं है, मैं तो आपको याद रखने के लिए भाई ये परिभाषा किसने दी थी। पेपर में जब आती है तो थोड़ी बहुत दिमाग में ये रह जाती है कि गुरुजी ने बताया था, तो स्किनर ही हो सकता है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है, और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। जैसे जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, और जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा ही रहता है। यानी विकास होता है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के तहत विकास की गति अलग अलग हो सकती है। एक बालक की लंबाई ज़्यादा होती है
और एक बालक की लंबाई कम रह जाती है। अलग अलग गति का सिद्धांत है कि विकास अलग अलग गति से करते हैं। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग विकास की गति होती है। इसमें मुख्य बात यही है, जैसे मैं आपको बताऊं और मैंने पहले भी बताया है इस वीडियो में, कि एक बालक चित्र उतारना बहुत जल्दी सीख लेता है, एक बालक नहीं सीख पाता है। एक बालक नृत्य करने में बहुत पारंगत है, जल्दी सीख लेता है, एक बालक नहीं सीख पाता है। कहने का मतलब एक बालक पढ़ाई में तीव्र है, तेज बुद्धि का है, एक बालक मंदबुद्धि का है, वो अधिगम करने में धीरे है। तो अलग अलग गति का सिद्धांत है। फिर है विकास क्रम का सिद्धांत। हाँ, विकास क्रम यानी इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक, मोटर और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे विकास की प्रक्रिया एक एवरेल क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। जन्म के समय वह केवल रोना जानता है। 3 महीने में वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है। 6 महीने में वह आनंद की ध्वनि करने लगता है। 7 महीने में वह माता पिता के लिए बा, दा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है। कहने का मतलब ये गामक और भाषा संबंधी हैं, ये परिवर्तन एक निश्चित क्रम में ही होते हैं। दुनिया के किसी भी बालक के पास ले जाओ, वो उसकी मातृभाषा सीखने की एक अवधि है, उस अवधि से पहले वो नहीं सीख पाता है। अमूमन बताते हैं कि भी जब बालक बोलना सीखता है तो पहले माँ पापा अपने मम्मी पापा का नाम से बोलता है। ये कहीं भी चले जाओ, पहले वही सीखेगा। ऐसे ही गामक, कहने का मतलब गामक में पहले बालक घुटनों के बल चलता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। इस तरह से बालक की गामक और भाषा संबंधी जो विकास की एक प्रक्रिया वो निश्चित क्रम में होती है। निश्चित क्रम का मतलब वो क्रम पलट नहीं सकते हम, आगे पीछे नहीं कर सकते हम। विकास दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी एक निश्चित दिशा में होता है विकास। जैसे अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। पहले 3 महीने में अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 6 महीने में वह अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है और 9 महीने में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 12 महीने में वह स्वयं बैठने और घसीट कर चलने लगता है। 1 वर्ष का हो जाता है तो अपने पैरों पर नियंत्रण कर लेता है और खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल सिर को उठा पाता था, वह 1 वर्ष बाद में खड़ा होने और 18 महीने के बाद में चलने भी लगता है। यानी एक निश्चित दिशा है कि जब बालक का विकास होता है तो इसी क्रम से होता है, इसी दिशा में जाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि दुनिया के किसी भी बालक का आप निरीक्षण कर लो, उसकी दिशा यही रहेगी कि पहले वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो खड़ा होकर के चलता है और फिर वो दौड़ना सीखता है। तो ये एक निश्चित दिशा है और सिर से पैर की दिशा में ये विकास होता है। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंकों और फिर अंगों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, जैसे वह अपने पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ एवं अंगुलियों को साथ साथ चलाना सीखता है। एकीकरण का मतलब समझ में आ गई होगी आपके कि पहले पूरे अंग को, यानी पहले धड़ को हिलाता है, फिर बाद में हाथ को हिलाता है, फिर कोहनी पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर हथेली पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर अंगुलियों पर, और फिर इन सब अंग के सभी भागों में एकीकरण स्थापित कर लेता है और किसी वस्तु को पकड़ना सीख जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी अंगों में सबसे पहले संपूर्ण अंग को
मोटर करता है, गतिविधि संचालित करता है। उसके बाद में अलग अलग अंगों को चलाना सीखता है और उसके बाद में वह इनमें एकीकरण स्थापित कर लेता है, यानी सभी अंगों को एक साथ चला सकता है। छठा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। मतलब बालक के अंदर अलग अलग तरह के विकास होते हैं, जैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है। उन सब में आपस में कहीं ना कहीं ज़रूर संबंध होता है। जैसे बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान के केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ उसने गमक और भाषा संबंधी विकास भी कर लेता है। इन सभी विकासों में आपस में बहुत ही दृढ़ संबंध होता है। तभी हम कहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, यानी शरीर का विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, और जब मानसिक विकास होगा तो सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। तभी हम बोलते हैं कि बच्चे में अच्छे संस्कार डाले जाएं तो सामाजिक विकास उसका बेहतर होगा, और अच्छे संस्कार डालने से पहले उसके मानसिक विकास के लिए हम तरह तरह की पोषकों की आपूर्ति करते हैं, और मानसिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए हम उसके शरीर के सभी आवश्यक पोषक पदार्थों जैसे विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण की आपूर्ति करते हैं। तो सभी का आपस में परस्पर संबंध है। अब हम प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक हैं गैरिसन, उन्होंने शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और संबंधों पर बल देता है। ये परिभाषा है, यानी इसमें एक शब्द आ गया है कि विकास में सामंजस्य और संबंध पर बल देता है। यानी कहने का मतलब जो विकास परस्पर संबंध का सिद्धांत था, उसके संबंध में गैरिसन ने परिभाषा दी है कि बालक के अलग अलग अंगों का जो विकास होता है तो उसके सभी अंगों में एक आपस में सामंजस्य होता है। जैसे हमारे माता पिता कहते हैं कि जो जब चोट लगे आँख को तो हाथ फैले जाता है, पैर को चोट लगती है तो पहले हाथ दे जाता है उसकी सहायता करने के लिए। तो वो सामंजस्य एक तरह का संबंध है। ऐसे ही शरीर का जो विकास होता है उसके सभी, जैसे सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास होता है तो उनमें आपस में संबंध होता है, सामंजस्य होता है। इसमें मैं आपको वही परिभाषा से संबंधित एक प्रश्न आ जाए तो मैं जोड़ तोड़ करके बता देता हूँ कि यहाँ पर एक सन शब्द आता है, बेटा। हम अपने बेटों में यही कहते हैं कि आपस में सामंजस्य रखो, आपस में संबंध अच्छे रखो तो परिवार का विकास अच्छा होगा। ऐसे ही शरीर के भी सभी अंगों में जब सामंजस्य होगा और संबंध अच्छा होगा तो शरीर का विकास अच्छा होगा। ये याद रखने के लिए जुगाड़ है। परिभाषा से संबंधित जब प्रश्न आता है तब ये दिमाग में रखनी है। तो आज की वीडियो में साथियों मैंने विकास के आयाम और सिद्धांतों पर आपको कुछ तथ्यों के बारे में अवगत करवाया है और मैंने आपकी थोड़ी बहुत सहायता करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करना। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।